वेलकम बैक टू मर्क्यूरी एकेडमिक्स। माय नेम इज़ हर्षित कौर एंड हमारी जो एनसीईआरटी का जो हमारी क्लास 9th फिजिक्स की थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई थी ग्रेविटेशन, वो हम स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, उसी को हम आगे आज डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे उसी के बारे में। ठीक है, अच्छा, लास्ट सेशन में आखिरी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो वो कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, बट उसमें कुछ मैंने बताया नहीं था, वहीं पे सेशन क्लोज कर रहा था तो कुछ लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, सो आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे कोई भी फोर्स अगर परपेंडिकुलरली वर्क कर रहा है तो वो थ्रस्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इस पे मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं जो कि बिल्कुल 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलरली। अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा है उसके सरफेस पे तो वो थ्रस्ट कहलाएगा। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सिंपल, फोर्स ही है वो, बस 90 डिग्री पे लग रही है तो वो थ्रस्ट है। ठीक है, अभी हम थ्रस्ट को और एक्सप्लोर करेंगे प्रेशर के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर क्या है। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर सॉरी मैथमेटिकली अगर हम फॉर्मूला इसका अगर लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू thrust upon area। thrust on unit area is called pressure। सिंपल सी बात है, किसी एरिया पे, ठीक है, मान लीजिए सपोज ये एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक थ्रस्ट है जो कि एक फोर्स है 90 डिग्री पे, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए यूनिट एरिया की बात हो रही है, ठीक है, तो वो प्रेशर है। बेसिकली प्रेशर क्या होता है, ये थ्रस्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा अपॉन ये जो एरिया है। ठीक है, एक यूनिट एरिया पे जो भी थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, अब क्या होता है ना, देखिए एक चीज यहां पे समझने वाली है, कॉन्सेप्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि एक चीज आप नोटिस करिए, प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर थ्रस्ट कांस्टेंट है तो। ठीक है, यानी कि एरिया अगर बड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया अगर छोटा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक एनसीईआरटी का भी एक एग्जाम्पल है और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। स्कूल में आपने नोटिस बोर्ड देखे होंगे, बुलेटिन बोर्ड्स देखे होंगे, उसमें जो पिन होती है, थंब पिन होती है ना, उसका जो पिन होता है, पिन का जो एंड होता है, सरफेस होता है जो बुलेटिन बोर्ड के कॉन्टेक्ट में आता है, वो बहुत शार्प होता है ना, और हम उसको परपेंडिकुलरली हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तब जाके प्रेशर ज्यादा होता है, और एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम है तो वो पिन आसानी से अंदर चली जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही इजी एग्जांपल है समझने के लिए। एक लूज सैंड, यानी कि सैंड है, उसके ऊपर अगर आप खड़े होंगे तो आपके पैर ज्यादा नीचे जाएंगे, लेकिन अगर आप लेट जाएंगे तो आप उतना सैंड को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, उतने अंदर तक नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ गया है। तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो जाएगा। फोर्स उतना ही है, थ्रस्ट उतना ही है, क्योंकि वेट जो आपका है, जो थ्रस्ट है वेट है, ठीक है, जो वेट है उतना ही लग रहा है। लेकिन आप अगर खड़े रहेंगे तो आपका जो फुट है वो कांटेक्ट में है ग्राउंड के, ठीक है, या सैंड के, तो फुट का एरिया कम है, और अगर आप लेट गए तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, यानी कि एरिया अगर बहुत ज्यादा है तो हमें दिखेगा कि प्रेशर जो है वो, मतलब हमें फोर्स बहुत ऐसा लगेगा कि बहुत कम लगा हुआ है, फोर्स सेम है, प्रेशर हमें लगेगा बहुत कम लगा है। मतलब इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ, आप घर में एक कर सकते हैं। आप एक काम करिएगा, सैंड लीजिएगा, ठीक है, एक छोटी सी कटोरी लीजिएगा, उसमें सैंड ले लीजिएगा। सैंड में आपके पास जो रूलर होता है ना, स्केल को आप ऐसे डालिएगा तो वो आसानी से अंदर तक चला जाएगा। लेकिन अगर आप स्केल को ऐसे फ्लैट करके उसमें फिर डालेंगे ना तो वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। ठीक है, फोर्स उतना ही है, थ्रस्ट उतना ही है, लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर कम कर दिया तो प्रेशर जो वो बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कॉन्सेप्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन हम बाद में बहुत देखेंगे। 11th क्लास में थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। एक और एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा जो टैंक होते हैं, जब टैंक डेजर्ट्स में चलते हैं, है ना, डेजर्ट्स में चलते हैं तो सैंड जो होता है ना,
सैंड में आसानी से अगर जो उसका मतलब सैंड का जो टायर होगा, अगर सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं मतलब जो सैंड है अगर उस पर हम टायर वाली कोई चीज़ रखेंगे, जैसे साइकिल है, बाईसाइकिल है, ठीक है, तो वो आसानी से सैंड के अंदर चली जाएगी। लेकिन जो टैंक होता है ना, टैंक का जो बेस होता है ना, आप देखिएगा कभी बहुत चौड़ा होता है, बहुत चौड़ा होता है, जिससे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत बढ़ जाता है। वो जो चेन होती है ना बहुत चौड़ी होती है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो आसानी से अंदर नहीं जाती, तो वो आसानी से जो टैंक है वो डेजर्ट पे चल पाती है। अगर वो चेन है उसको अगर हम पतला कर देंगे तो वो टैंक जो है वो डेजर्ट के अंदर मतलब सैंड के अंदर चला जाएगा, बार बार मतलब बार बार पेनिट्रेट करेगा, घुस जाएगा नीचे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आए होंगी। बहुत ही कॉमन से एग्जांपल्स है, बेसिकली आप इसको रियल लाइफ में भी चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो नाइफ होती है, नाइफ जिससे सब्जी वगैरह कटती है, ठीक है, उसकी एज जो होती है बहुत शार्प होती है। शार्प एज है यानी कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, आसानी से मतलब जो भी प्रेशर है वो ज़्यादा लगेगा, और जो भी सब्जी है या जो भी फ्रूट्स है वो आसानी से कट जाएंगे। लेकिन अगर वो नाइफ का जो एज है वो ब्लंट है, मतलब ब्लंट मतलब शार्प नहीं है, शार्प का ऑपोजिट ब्लंट है, मतलब चौड़ी है, यानी कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, तो आसानी से जो भी चीज़ आप वेजिटेबल या फ्रूट काट रहे हैं वो कटेगा नहीं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ से समझने वाली बात इतनी है कि जो प्रेशर होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज बायएंड फोर्स। अच्छा, बायएंड फोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं। सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड का मतलब हमें लगता है लिक्विड है, नहीं, फ्लूइड मतलब लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। सो अगर अब मैं जब भी फ्लूइड वर्ड का यूज़ करूंगा ना, यानी कि वो लिक्विड भी है और गैस भी है। ठीक है, और जैसे सॉलिड प्रेशर एग्जर्ट करता है, सॉलिड क्यों प्रेशर एग्जर्ट करता है, क्योंकि उसमें वेट है, इसलिए वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। सॉलिड कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप कोई भी एक बॉक्स को सरफेस पे रखेंगे तो वो बॉक्स जो है सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें वेट है। इसी तरह गैस में भी वेट है, और क्या बोलते हैं लिक्विड है उसमें भी वेट है। ठीक है, सो लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड के अंदर आते हैं। और अगर मैं किसी भी डब्बे में किसी भी लिक्विड को या फिर किसी भी गैस को भर दूं तो सेम तरीके का प्रेशर वो भी एग्जर्ट करेगा, सरफेस पे, बेस पे। ठीक है, और अगर गैस है तो टॉप पे भी। तो कहने का मतलब है जैसे सॉलिड प्रेशर एग्जर्ट करता है वैसे ही फ्लूइड्स जो होते हैं वो भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम फ्लूइड के प्रेशर को थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज बायएंड फोर्स। बायएंड फोर्स क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। The upward force exerted by the fluids on the object immersed is known as upthrust or buoyant force. upthrust क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही है। अभी हम इसको और देखते हैं। सपोज हमारे पास ये एक वेसल है, वेसल नहीं है ये एक बेसिकली आप कह सकते हो बॉक्स है। ठीक है, कंटेनर है बेसिकली। ठीक है, सो इस कंटेनर में एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। सो ये ऑब्जेक्ट अगर मैं उसको वाटर के ऊपर छोड़ देता हूं तो दो केसेस आते हैं, या तो वो अंदर डूब जाएगा या तो वो ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। आप घर में एक काम करिएगा, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लीजिएगा और उसके ऊपर एक कॉर्क होती है ना, कॉर्क या थर्माकोल का कोई भी आप थर्माकोल के आप छोटा सा एक टुकड़ा काट के उसके ऊपर रखिएगा तो वो फ्लोट करेगा। लेकिन अगर आप एक आयरन नेल, एक कील अगर उसमें रखते हैं तो वो नीचे डूब जाएगी। ठीक है, क्यों हो रहा है दोनों हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है पानी के ऊपर तो उस पर दो फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स है उसका वेट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहला तो वो लग ही रहा है जो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है। दूसरा जो वाटर है वो भी उस पर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो भी परपेंडिकुलर है, यानी कि जो वाटर फोर्स लगा रहा है ना वो भी परपेंडिकुलरली लगा रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। थ्रस्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो अपवर्ड फोर्स है, जो फ्लूइड जो या कोई भी वाटर उस पर जो लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे ना, उसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, नाउ ये इसी फोर्स को हम बायएंड फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्लूइड के ऊपर रखते हैं तो उस पर जो फ्लूइड है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जो उसको बाहर की तरफ ऐसे अपवर्ड ऐसे फेंकता है, उसी फोर्स को बोलते हैं बायएंड फोर्स। ठीक है, अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, देखिए उस पर बायएंड फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। इतना समझ में आ रहा है, विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा। ठीक है,
अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में यहीं पे आप देखिए आप थ्रस्ट लग रहा है और डाउनवर्ड इस पे वेट लग रहा है, ठीक है। अगर वेट ज़्यादा लग रहा है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो वो नीचे आ जाएगा, और अपथ्रस्ट ज़्यादा है तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। इसको समझने का एक तरीका है कि हमें ये कैलकुलेट करना, अगर ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा कब सिंक करेगा, तो इसका तरीका ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। अगर इस केस में यहाँ पे वाटर है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, इसका मतलब उस पर अपथ्रस्ट ज्यादा है, वेट कम है, वो फ्लोट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो वेट है, वो ज्यादा रहेगा, बायएंड फोर्स कम हो जाएगा और वो नीचे सिंक कर जाएगा। सिंपल सी बात है, एक लाइन में समराइज करता हूं, प्लीज इस वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, तो एक बार अगर आप सुन लेंगे चीजों को तो काफी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, 11th क्लास में भी फायदा देगा, ठीक है। क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से कम है, ठीक, या मैं इसको जनरलाइज करता हूं, ठीक है। कोई भी फ्लूइड है, अगर ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर है उसकी डेंसिटी उस फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो नीचे आ जाएगा, सिंक कर जाएगा, ओके। यही है बायएंड फोर्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज पीछे मिस हो गई है, मैं आपको बता देता हूं, जो हम प्रेशर की यूनिट मैं बताना भूल गया। देखिए थ्रस्ट क्या है, फोर्स ही है एक प्रकार का, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसकी एक एसआई यूनिट है जिसको हम पास्कल बोलते हैं, ठीक है। पास्कल, पीए से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। पीए से डिनोट करते हैं, पास्कल यूनिट का नाम है, ठीक है। एसआई यूनिट जो है प्रेशर की पास्कल होती है, जो अल्टीमेटली है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। सो बायएंड फोर्स आई होप समझ में आ गया होगा बायएंड फोर्स क्या होता है। अब बायएंड फोर्स के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अब भाई बहुत सारे क्वेश्चंस बायएंड फोर्स को समझने के बाद भी हमारे पास आते हैं कि क्या बायएंड फोर्स सेम लगता है, लिक्विड पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, कब ज्यादा होता है, कब, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व, ये पूरी जो बायएंड फोर्स की कहानी है या ये पूरा चीज जो है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास, समझने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया कि बायएंड फोर्स कितना लग रहा है, किस चीज पे डिपेंड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितना मैग्नीट्यूड है, सब चीज क्लियर हो गई। हमें मैग्नीट्यूड मिल गया बायएंड फोर्स का, क्या है, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले मैं इसको पार्शियली बताता हूं, ये मान लीजिए पार्शियली डूबा हुआ है, तो इस पे बायएंड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, जितने वेट का फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया हुआ है, ठीक है। और अगर ये पूरा अंदर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पूरा अंदर है, तो यानी कि पूरी तरीके से इमर्स्ड है, फुल्ली इमर्स्ड सिचुएशन है ये, तो यहां पे जो बायएंड फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो ये जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है ना, उसके वेट के बराबर है। यानी कि ऑब्जेक्ट पे कितना बायएंड फोर्स लग रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा, हम देख लेंगे कि वो कितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया, और उस जितना भी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका वेट निकाल लेंगे, तो वो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कि बायएंड फोर्स कितना है, ठीक है। एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में, एग्जांपल नहीं है, बेसिकली एक एक्टिविटी है, ठीक है। इसी चीज को समझने के लिए उन्होंने एक ऐसे एक कंटेनर में वाटर लिया हुआ है, ठीक है, और एक स्प्रिंग से उन्होंने एक बॉक्स को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इजी सेटअप कर रहा हूं मैं, एकदम एज इट इज एनसीईआरटी पे नहीं जा रहा हूं, इजी कर रहा हूं ताकि आप इसको घर पे कर पाए, ठीक है। स्प्रिंग लीजिएगा, एक बॉक्स लीजिएगा, ठीक है, और बॉक्स में इसको ऐसे यहां से बांध के आप इसको अंदर की तरफ ऐसे पानी की तरफ लाते जाइएगा। तो आप देखेंगे शुरू में तो स्प्रिंग बहुत
खिंचाव रहेगा स्प्रिंग में। लेकिन जैसे जैसे ये जो बॉक्स है ये पानी के अंदर जाएगा, स्प्रिंग की जो इलोंगेशन है, खिंचाव है, वो कम होता जाएगा। और जब जैसे ही बॉक्स पूरा अंदर आ जाएगा, इलोंगेशन जो मिनिमम, मतलब इलोंगेशन तो रहेगा पर बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जब फुली इमर्स्ड हो चुका है, उसके बाद आप कितना भी बॉक्स को नीचे लेके जाते जाइए, वो स्प्रिंग एज इट इज रहेगी और फर्दर वो इलोंगेशन उसका कम नहीं होगा। ठीक है, क्यों? एक्सप्लेन कर देता हूं ये चीज को। ठीक है, देखिए स्प्रिंग का इलोंगेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉक्स का जो वेट है वो खींच रहा है स्प्रिंग को। बॉक्स पे वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मैं मास की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बॉक्स पे नीचे की तरफ लग रहा है और बॉक्स स्प्रिंग को खींच रहा है। लेकिन जब बॉक्स सरफेस पे है तो इस पे बायएंड फोर्स भी लगना स्टार्ट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे जैसे बॉक्स को नीचे हम लाते जाएंगे तो वेट, जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो डिस्प्लेस्ड ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है तो उसका वेट भी ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा तो उसका वेट भी बढ़ेगा, यानी बाइंड फोर्स भी बढ़ेगा। बाइंड फोर्स बढ़ेगा यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करता जाएगा, और अपवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स है वो जो स्प्रिंग का एलोंगेशन है वो कम करता जाएगा। ठीक है, तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब उस पर नेट फोर्स, देखिए नेट फोर्स तो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन कम हो गई ना, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स थी लेकिन कुछ ऊपर की तरफ बायएंड फोर्स भी लगने लगी। इसका मतलब जब कुछ, मान लीजिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये बायएंड फोर्स है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी ज्यादा है, लेकिन जो नेट फोर्स है वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा सा काउंटर कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को। सो बायएंड फोर्स ने काउंटर किया, बायएंड फोर्स ने कुछ हद तक ग्रेविटेशनल फोर्स, जब वेक्टर हम पढ़ेंगे तो और इसको अच्छे से समझेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि अगर हम नीचे, मान लीजिए सपोज 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और 2 न्यूटन का लग रहा है उस पर बायएंड फोर्स सपोज, तो उस पर नेट फोर्स 3 न्यूटन है ना, कम हो गई ना। बायएंड फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा वो फोर्स कम होता जाएगा तो इलोंगेशन कम हो जाएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से पानी के अंदर आ जाएगा तो वो, और हम उसको कितना भी नीचे लेके जाएं, वो जितना फ्लूइड उसको डिस्प्लेस करना था वो कर चुका, अब नहीं कर रहा, और डिस्प्लेस नहीं करेगा। इसका मतलब उसका जो, मतलब अब फिक्स हो चुका है कि इतना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस कर दिया। जब और डिस्प्लेस नहीं करेगा तो बायएंड फोर्स भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बायएंड फोर्स अल्टीमेटली क्या है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो जब पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट अंदर आ गया और नहीं डिस्प्लेस कर रहा है फ्लूइड को, तो बायएंड फोर्स भी वहां पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, बायएंड फोर्स इसी पे तो डिपेंड कर रहा ना कि कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, तो बायएंड फोर्स कांस्टेंट हो गया, यानी कि वो जो इलोंगेशन है वो फिक्स हो गई जैसे ही ऑब्जेक्ट फुली इमर्स्ड हुआ। आई होप आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको और बता देते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। देखिए डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब ओके वन मोमेंट। ठीक है, मास, अब इसकी डेंसिटी की, ये स्मॉल डी है। ठीक है, मैं डेंसिटी लिख रहा था पूरा एक्चुअली, बट ठीक है एक सेकेंड। ठीक है, पूरी डेंसिटी लिख रहा था पर मैं सिर्फ डी करके छोड़ दिया। ठीक है, मास की ऐसा यूनिट केजी, ओके सॉरी केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ये ऐसा यूनिट है। तो डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो गई? केजी पर मीटर क्यूब। अब क्या होता है, डेंसिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं या डेंसिटी को समझते हैं तो कन्वीनियंट होता है कि हम वाटर के रिस्पेक्ट में समझें। ठीक है, इसलिए हम रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला कुछ नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी को सिर्फ हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हो गई रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, सिंपल। अब दोनों डेंसिटी है, दोनों डेंसिटी मतलब दोनों की ऐसा यूनिट सेम होगी। ठीक है, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएगी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूनिट नहीं बचेगी, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है भाई, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब, इसकी भी यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब, और दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो रेशियो है सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटीज का, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर नीचे यूनिट से में कैंसिल हो गई, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, सो ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ग्रेविटेशन कंप्लीट होता है। आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई आई नो, लेकिन हर एक चीज कवर हो चुकी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में वर्क एंड एनर्जी को स्टार्ट करेंगे,
और उसको भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।